स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 1 that is automated business process. Automated business और इजीएस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस क्या क्या होगा बच्चों? अपन ये पढ़ेंगे कि काम अभी भी हम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। पहले भी बिल बनता था, कहीं की सामान खरीद के ला रहे हो तो बिल बनता था, पर वो बिल कैसे बनता था? मैनुअली। इंसान हाथ से लिखता था, इसने ये खरीदा, इसके इतने रुपए बिल बनाकर देता था। वही काम ऑटोमेटिक हो गया, वही काम मशीन कर रही है। काम वही है जो पहले कर रहे थे, तो काम में कुछ भी नया नहीं है, बस काम करने का तरीका बदल गया। अब सारा का सारा बिल जो है वो आप सारी की सारी बिलिंग जो है वो बारकोड रीडर से आपकी बिलिंग होगी। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का मतलब ही यही होता है, काम तो वही है, काम करने का बस तरीका बदल गया। काम में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो सामान बेचते थे तो सब चीजें हाथ से लिखते थे, पर मशीन में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है उन चीजों की, तो उसे कहते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। जो काम इंसान कर रहा था, अगर वही काम आप मशीन से करवा लोगे तो उसे क्या कह देते हैं? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पेज नंबर 1.10 दैट इज बीपीए का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। बीपीए का मतलब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको आप ऑटोमेट कर दो। बिजनेस में प्रोसेस सेल्स का होता है, बिजनेस में प्रोसेस परचेज का होता है। जो काम आप मैनुअली कर रहे थे वही काम अगर मशीन कर देगी तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कह देते हैं। उसका अपन इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, मतलब अपन उसके क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। मशीन में कहना बहुत आसान है कि ये काम मशीन कर देगी, पर मशीन से वो काम करवाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आप पहले ये एनालाइज करो कौन से प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ऑटोमेट करो, हर किसी प्रोसेस को आप ऑटोमेट मत करो। पहले तो ये देखो ये प्रोसेस मेरे लिए जरूरी है, उन्हीं प्रोसेस को अपन क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे, और किसी को अपन ऑटोमेट नहीं। ऑटोमेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है इसका? दैट इज डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट इट। क्यों किसी प्रोसेस को आपको ऑटोमेट करने की जरूरत है? क्यों क्यों व्हाई ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए? क्यों? क्योंकि अगर आप मैनुअली काम करते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा। वो स्लो होता है, और जब ऑटोमेट कर देंगे तो वो फास्ट हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है, बिजनेस की ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रोसेस को क्या करना चाहिए? अपन को ऑटोमेट करना चाहिए। पुअर डेटर मैनेजमेंट लीड टू पुअर कैश फ्लो।
जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं मिलते टाइम पे अगर आप मैनुअली सर्च करते हो तो। मतलब अगर मैं आप लोगों का रिकॉर्ड फाइल्स में स्टोर करके रखती हूँ मैनुअली, मेरे को आज के 10 साल बाद में किसी का आपका इंटर वाले लेवल का मेरे को डेटा देखना है। और मेरे पास इतनी सारी फाइलें होंगी और फिर मैं ढूँढने जाऊँगी, पहले तो समय लगेगा। फिर क्या पता वो मिले और क्या पता वो नहीं मिले। अगर यही चीज़ मेरी कंप्यूटराइज़्ड है, तो मैं तुरंत जाऊँगी इंटर के फ़ोल्डर में, उसमें जाऊँगी नवंबर 2023 वाले फ़ोल्डर में, तो मुझे वो बच्चे का डेटा तुरंत मिल जाएगा, तो वो मेरे को सर्चिंग टाइम भी जो होता है ऑटोमेटेड में वो फास्ट हो जाता है। मैनुअल डॉक्यूमेंट्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉस्टली होते हैं। अगर आप मैनुअली काम करते हो तो आप कस्टमर्स को भी प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकते। अगर यही काम ऑटोमेटेड होगा, सीआरएम के थ्रू होगा। सीआरएम क्या था बच्चों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को भी अच्छी सर्विसेज दे पाओगे। मैनेजमेंट को अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर काम मैनुअली हो रहा है तो। उनको नहीं पता होगा कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। जबकि अगर ईआरपी के थ्रू काम करते हो, ईआरपी क्या होता है? डेफिनेशन है, फुल फॉर्म ईआरपी है। वेरी नाइस। बहुत हालत खराब है। जो एक लेवल के बाद हालत खराब है। पूरा चैप्टर ईआरपी बेस्ड था, पूरा। मैंने सिर्फ फुल फॉर्म पूछी, ना उसके एडवांटेज, ना उसके रिस्क, कुछ नहीं पूछा। आप लोग फुल फॉर्म ही नहीं बचे। चलो आ जाओ, आ जाओ। जो जैसे मैंने ईआरपी कंसेप्ट पढ़ा, ईआरपी में क्या था कि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आज मैं यहाँ बैठी बैठी देख सकती हूँ कौन सा प्रोसेस मेरा कितना कंप्लीट हो चुका। सेल्स वाला कितने दिन में पूरा कर रहा है, परचेज वाला कितने दिन में मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है। यही काम मैनुअली हो रहा था तो मुझे फोन कर करके पूछना पड़ता, भैया कितने दिन और लगेंगे सामान आने में, भैया रॉ मटेरियल पहुंचने में कितने दिन और लगेंगे। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी मैनुअल काम में। unable to recruit and train new employee but where employees are urgently required, जहाँ अर्जेंटली लोग चाहिए वहां आप रिक्रूट नहीं कर पाएंगे मैनुअली में। मैनुअली में आपको सपोज जो आर&डी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां आपको लोग चाहिए थे आर&डी करने के लिए। बट मैनुअली में अपन क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता तो अपन उनसे नहीं पूछ पाएंगे, अपन को नहीं पता कब उनको लोग चाहिए। पर यही काम ईआरपी के थ्रू होता तो वो दिखाना शुरू कर देता बिजनेस इंटेलिजेंस से कि आपको इस डिपार्टमेंट में और लोग चाहिए और लोग चाहिए और लोग चाहिए। अपन पहले से रिक्रूट कर लेता, टाइम पे वो बंदा अवेलेबल होता जब वो चाहिए। इसीलिए आपको किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि क्यों हमें किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट पीपीए, क्यों किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो एरर्स आती हैं मैनुअल काम में वो ज्यादा आती है, उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा, वो स्लो है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उससे आपकी बिजनेस की इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती। जो डॉक्यूमेंट आपको जब चाहिए तब वो टाइम पे नहीं मिलेगा। मैनुअल जो काम होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है। कस्टमर सर्विस भी अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जब चाहिए तब नहीं पता होगी, उनको नहीं पता कौन से प्रोसेस की कितनी प्रोग्रेस चल रही है। अगर आपको कोई नए बंदे को रिक्रूट करना है या ट्रेनिंग देनी है तो अपन टाइम पे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे किसी भी प्रोसेस को क्या कर लेना चाहिए, ऑटोमेट कर देना चाहिए। Then understand the rules and regulations and policies to which BPA should comply. अगर आप ऑटोमेट तो कर रहे हो, ये तो समझ लिया ऑटोमेट करना जरूरी है, पर अगर मैंने ऑटोमेट कर दिया तो उसको कौन से रूल्स, कौन सी रेगुलेशंस, कौन सी चीजों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो उसको मैनेजमेंट के रूल्स एंड गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है कि किसी भी बंदे को 10,000 से ज्यादा का उधारी का सामान नहीं देना, तो मेरा ऑटोमेटेड प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए जिसमें 10,000 से ज्यादा उधारी का सामान नहीं बेचा जाएगा। गवर्नमेंट का रूल है
कि सरकार का रूल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़ा बेच रहे हो तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा, सरकार ने ये रूल बना कर दिया। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कपड़ा बेच रहे हो तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा। तो मैनेजमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आजकल सब काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब तो सब्जेक्ट ही है। डॉक्टर मैं कैसे हो सकते हो आपकी टेक्नोलॉजी मैंने जब फर्स्ट ईआई शुरू किया होगा ना या एसएम शुरू किया होगा तब बताया होगा आपको। आजकल हर चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती है, तो इसलिए क्लियर सबको क्लियर पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है, इंडस्ट्री के ये सब पता होना चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते वक्त समझो कि आपके मैनेजमेंट के क्या रूल्स हैं, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो एक लाइन इसके अंदर, बोनस लॉ, फैक्ट्री एक्ट एक्सेट्रा। बोनस लॉ, फैक्ट्री एक्ट एक्सेट्रा। बोनस लॉ किसको कब कितना बोनस देना है। फैक्ट्री एक्ट अगर आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो आपको ये फॉलो करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो भी होता है सब आपको पता होना चाहिए। उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने से पहले आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी वांट टू ऑटोमेट। अगर आप मैंने सोच लिया मुझे सेल्स को ऑटोमेट करना है, रूल्स रेगुलेशंस पता लगा लिए, अब क्या करूंगे इसका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है बच्चे, उस प्रोसेस को आप ऑन पेपर मेंशन करोगे कि मुझे ये करना है, इसके लिए ये चाहिए होगा, ऐसे काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस जिसको ऑटोमेट करना है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। प्रोसेस को पेपर पे डिजाइन किया जाता है और विद अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डिजाइन प्रोसेस इज नॉर्मली डिजाइन जो करते हो वो फ्लो चार्ट की हेल्प से करते हो। फ्लो चार्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा एंड सो ऑन। अपन डायग्राम के फॉर्म में पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जिस भी प्रोसेस को मुझे ऑटोमेट करना है। तो अगर आप पहले ही डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो एरर फ्री डेवलपमेंट उसको देखते हुए आप डेवलप करोगे, ऑटोमेट करोगे, कंप्यूटर में उसको लिखोगे एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस। अगर आपको कोई भी चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी की रेट पहले 10% थी, अब मुझे जीएसटी की रेट 12% करनी है और मैंने सारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर रखा है, पेपर पे लिख रखा है, डायग्राम फॉर्म में बना रखा है और डायग्राम में यहाँ जीएसटी आ रहा है इतना नीचे। तो मेरे को पता है मेरी कोडिंग में, कोडिंग मतलब जो लैंग्वेज आप लिखे हो C++ जावा में, हाँ मुझे पता है यहाँ तक आने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ वाली रेट चेंज करनी है, बाकी मुझे पूरी लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो आसानी से कर सकते। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है? व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी कैप्चर्ड। डॉक्यूमेंट में क्या क्या कैप्चर किया जाएगा, वेयर डू दे कम फ्रॉम। डॉक्यूमेंट में क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट में आप मैं टैक्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रही हूँ कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कितनी सैलरी आएगी, आपको कितनी हॉलीडेज मिलेंगी, जो भी आपका है प्रोसेस का डॉक्यूमेंट, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आएगी, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनाओगे, पेपर पे, फैक्स पे, ईमेल पे, कौन लोग इन्वॉल्व है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन प्रोसेसिंग ऑफ दीज डॉक्यूमेंटेशन। रेगुलेशंस मतलब आपके गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, क्या कोई इससे बेटर तरीका है क्या काम करने का, अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आपको दिमाग में रखनी है। तो क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखी डॉक्यूमेंट बनाते वक्त, डॉक्यूमेंट में क्या कैप्चर किया जाएगा, कहाँ से आएगा, किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, कौन लोग इन्वॉल्व, रेगुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्रोसेसिंग पे,
क्या इससे कोई बेटर तरीका है क्या काम करने का? अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर आप किसी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो उसके आपको फ़ायदे भी मिलते हैं। क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये प्रोसेस क्या कर रहा है। मतलब डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है, लाइक मैंने कह दिया कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको नो टैक्स, अगर आपकी सैलरी 1,00,000 50,000 से ज़्यादा 1 से कम तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कुछ मैंने पेपर पे डायग्राम फॉर्म में बनाकर दिखा रखा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है। अब इसको देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो वो कोई टैक्स नहीं लगा रहा, अगर सैलरी 50 से ज़्यादा 1 से कम है तो 10% मेरा टैक्स लगा रहा है। तो प्रोसेस क्या करे उसकी क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई बॉटलनेक्स या लूप होल्स आ रहे हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। बॉटलनेक्स या लूप होल्स मतलब कोई कमी रह गई, कोई गलती हो रही है, तो भी डॉक्यूमेंट पढ़कर आपको समझ में आ जाएगी। और आप क्या रिजल्ट पाना चाहते हो वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखकर पता चल जाएगा। मैं निकालना चाहती हूँ टोटल कितना टैक्स पे करना है, ये तो टैक्स निकाला। फिर आपने कोई सरचार्ज या फिर एजुकेशनल सेस भी उस पे लगा रखा है। तो टैक्स कैसे आएगा? टैक्स प्लस सरचार्ज करके टैक्स टोटल टैक्स कितना है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको प्रोसेस की क्लैरिटी मिलती है। अगर उसमें कोई लैकिंग है, बॉटलनेक्स है, लूपहोल्स हैं, कोई कमियाँ रह गई तो वो भी पता चलती हैं और उस प्रोसेस का क्या डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी अपन को पता चल जाता है। अभी तक अपन ने 3 स्टेप्स पढ़ लिए। क्या-क्या स्टेप्स पढ़े? पहला स्टेप पढ़ा आपने डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए। क्यों बीपीए करें? किसी प्रोसेस को क्यों ऑटोमेट करें? अगर मैनुअली काम करते हैं तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा। मैनुअल काम स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो डॉक्यूमेंट जब चाहिए तब वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है। कस्टमर्स को भी हम अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे। मैनेजमेंट को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको नहीं पता प्रोसेस का क्या चल रहा है अभी। और नए बंदे जब रिक्रूट करने हो तो वो भी हम टाइम पे रिक्रूट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज टू व्हिच बीपीए शुड कंप्लाई। कौन से रूल्स रेगुलेशंस? मैनेजमेंट के रूल्स एंड गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को क्या फॉलो करना है वो पता होना चाहिए। Then document the process we want to automate. आपको जिसको ऑटोमेटिक करना है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, मतलब पेपर पे डिजाइनिंग करो। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर मुझे फ्यूचर में मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी मैं आसानी से कर सकती हूँ। जब भी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कुछ चीजें ध्यान रखो। क्या डॉक्यूमेंट क्या कैप्चर करेगा, कहाँ से वो आएगा, किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, कौन प्रोसेसिंग करेगा, रूल्स रेगुलेशंस का प्रोसेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, और क्या कहें, हाँ, क्या इससे कोई बेटर तरीका है क्या काम करने का? अगर एक्सेप्शन आ गया तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसके क्या बेनिफिट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के? आपको क्लैरिटी, अगर कोई लैकिंग बॉटलनेक्स है तो वो पता चल जाएँगे और डिफाइंड रिजल्ट्स उसका क्या डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी पता चल जाए। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टू बी अचीव्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग बीपीए। डॉक्यूमेंट कर दिया, फिर बताओ उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मेरा एम है कि वो प्रोसेस मेरा जल्दी कंप्लीट होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए। आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट क्यों कर रहे हो, उसका क्या एम है? तो स्पेसिफिक गोल्स ऑब्जेक्टिव जानने के लिए यहाँ पे स्मार्ट प्रिंसिपल्स को समझना पड़ता है। एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए वो प्रोसेस कि सेल्स का प्रोसेस है कि परचेज का है, किसका प्रोसेस है। मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं मॉनेटरी और परफॉर्मेंस टर्म्स। प्रोसेस को खत्म होने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। परफॉर्मेंस में से इसकी वजह से फास्ट परफॉर्मेंस हो रही है या स्लो परफॉर्मेंस हो रही है। अटेनेबल, जो अपने रिजल्ट सोचे वो आप अचीव कर पाओ। आपने सोचा है कि ये इंटर में हमें पास होना है तो ये अटेनेबल रिजल्ट है, आप इसको पास कर सकते हैं। रेलिवेंट होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप जो भी किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करें वो प्रोसेस का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। टाइमली, विद इन दैट टाइम आप उसको अचीव कर पाए। ये नहीं सीए इंटर आप 10 साल बाद क्लियर कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। विद इन द टाइम लिमिट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पाओ। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो उसका क्या एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वो प्रोसेस स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो सेल्स का है या परचेज का। मेजर कर सकें क्वांटिटी के टर्म्स में और मॉनेटरी के टर्म्स में, मॉनेटरी और परफॉर्मेंस के टर्म्स में। अटेनेबल, आप उसको अचीव कर पाए। रेलेवेंट का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। टाइम, टाइम विद इन द टाइम फ्रेम अपन उसको अचीव कर पाए।
नेक्स्ट है engage the business process consultant। अपन बच्चों आज किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट आप और हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं आती। तो मुझे कौन हायर करना पड़ेगा? कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन है? जो एक्सपर्ट है किसके अंदर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स का काम करना जो जानता है बंदा, उस एक्सपर्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा, तभी वो मेरी हेल्प करेगा और मैं किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दूं। It is important that organization implementing BPA should appoint experts, consultants who have thorough understanding of BPA, technical and commercial। तो बहुत अच्छे से पता हो कि अगर ऑटोमेट करना है तो ये सब चाहिए होगा। उस कंसल्टेंट को आप इंगेज करो। इंगेज करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉइंटिंग द कंसल्टेंट। क्यों हायर कर लिया वो बंदा पहले पता होना चाहिए। मैंने कहा मुझे नया स्टाफ चाहिए, नया एम्प्लॉय चाहिए। क्यों चाहिए? परचेज का चाहिए, सेल्स का चाहिए, फाइनेंस का चाहिए, एचआर का चाहिए। आपको वो क्लियरली पता होना चाहिए, तभी उसी के अकॉर्डिंग आप उसको हायर करोगे। कंसल्टेंट चाहिए, पर क्यों चाहिए कंसल्टेंट वो पता होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो प्रोसेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो प्रोसेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, उसको उसकी नॉलेज होगी तभी वो बंदा अपन हायर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए क्यों हायर कर रहे हैं। क्या कंसल्टेंट एक्सपीरियंस इनफ है? क्या उसके पास टेक्निकल स्किल्स उसको आता ही नहीं आता या सिर्फ डिग्री लेके बैठा है वो? क्या कंसल्टेंट इतना एक्सपीरियंस है क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इश्यू आ गया तो वो उसको सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या कंसल्टेंट मुझे बता पा रहा है क्या कि मुझे ये हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर चाहिए अगर मुझे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है? मतलब मैंने कह दिया मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, तो मैंने एक बंदा बुलाया, मैंने उससे पूछा तुम बताओ मुझे ऑनलाइन के लिए क्या क्या चाहिए। क्या वो मुझे ये बता पा रहा है आपको ये लैपटॉप चाहिए होगा, ये प्रोजेक्टर चाहिए होगा, ये बेकॉम चाहिए होगा, किस वर्जन का लैपटॉप होना चाहिए, इसमें इतनी रैम होनी चाहिए? क्या वो मुझे ये सब बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा? Does the consultant have the required expertise to clearly articulate the business values of every aspect of proposal? क्या कंसल्टेंट के पास इतनी एक्सपर्टाइज है क्या कि वो जो भी बिजनेस में चीजें उनके सबके सोल्यूशन वो दे पा रहा है या नहीं? तो आप कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि क्यों हायर कर रही हो, इनफ क्या वो उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, टेक्निकल स्किल्स आती नहीं आती, क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बता पाएगा नहीं बता पाएगा, एंड जो भी बिजनेस में काम हो रहा है उन सबके सोल्यूशंस को बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो जो भी कंसल्टेंट आप अपॉइंट कर रहे हो वो हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को कि अपना ऑब्जेक्टिव वो लोग अचीव कर सकें और ऑप्टिमम बीपीए ऑप्टिमम तरीके से किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें, ऐसा कंसल्टेंट आप हायर करो। बच्चों अभी तक कौन से स्टेप्स पढ़ लिए, नाम नाम बताओ। सबसे पहले डिफाइन व्हाई यू प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए, फिर अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बीपीए को कंप्लाई करने, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स स्मार्ट प्रिंसिपल से बताया, फिर कंसल्टेंट को एंगेज करेगा आपको अपडेट में हेल्प करेगा। फिर कैलकुलेट द आरओआई फॉर बीपीए प्रोजेक्ट। अगर मुझे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेट करने के लिए मुझे कंप्यूटर के लैपटॉप्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चाहिए, उसमें पैसा खर्च होएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसमें रिटर्न्स मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो कैलकुलेट करना। तो मतलब यहाँ बेनिफिट्स निकालने पड़ते हैं इम्प्लीमेंट, जब आप बीपीए को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो बेनिफिट्स आप किसको बताओगे? मैनेजमेंट को। तभी तो वो लोग मुझे हाँ करेंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बीपी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा उनसे, वो लोग ये मुझे बजट पास करके देंगे। आप सिर्फ ये नहीं बताओगे कि आपका पैसा बचेगा कि एक बार 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो उसके बाद आपका इन चीजों में पैसा बचेगा, नहीं, सिर्फ पैसों के टर्म्स में बेनिफिट नहीं बताओगे, आपको और भी बेनिफिट्स बताओगे, लाइक आपकी एफिशिएंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जो है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर जो बिल बनाना इनवॉइस प्रिपरेशन का काम है मैनुअली करती थी तो एफिशिएंसी भी कम, एरर आने के चांसेस ज्यादा और इफेक्टिव भी कम। मैं एक साथ 10 बिल नहीं बना सकती, एक दिन में मैं थोड़े मोटे बिल ही बना सकती हूँ। अगर ऑटोमेट करेंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें अपन को मैनेजर को बतानी पड़ेगी ताकि वो जस्टिफाई कर सके और बीपीए के लिए बजट पास कर सके। क्या क्या बेनिफिट्स आप उनको बता सकते हो? सबसे पहले तो मैं उनको बताऊंगी पैसा बचेगा अगर अपन ऑटोमेट करेंगे। मुझे
मैन पावर, लोग कम चाहिए, काम मशीन कर रही है। पेपर बचेगा, स्पेस बचेगी, फिक्सचर्स बचेंगे। फिक्सचर्स क्या होता है? फर्नीचर। अगर एम्प्लॉय आएगा तो उसको बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए और कंप्यूटर के लिए अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, तो जगह भी बच रही है, इंसान काम करेगा। और कंप्यूटर पे मैं घर में बैठ के एक कमरे में मल्टीपल काम कर सकती हूँ एक कंप्यूटर पे, तो इससे आपकी जगह बच रही है, आपका फिक्सचर्स बच रहा है, आपका मैन पावर, आपकी पेपर बच रही है। हाउ बीपीए और मैनेजमेंट को बताएंगे कैसे मैन पावर कम हो रही है, उसकी वजह से आपको नए लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है। कैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही आपका फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काम कर सकते हैं, आपको नए बंदों को हायर करने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह बच रही है, जो जगह आप पेपर रखते थे, बड़ी बड़ी फाइल्स रखते थे, वो आपकी जगह बच गई। सारा डेटा कहाँ स्टोर है? कंप्यूटर में। तो जो फाइल रखने के लिए अपन को अलमीरा चाहिए होती थी, वो अपन को नहीं चाहिए। अपन को जो फाइन देने पड़ते थे कई बार लेट पेमेंट करने की वजह से, मैनुअली काम करते थे। पहले जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनुअली जाकर ही पे किया जाता था लाइनों में लगकर। उसकी वजह से कई बार लेट हो जाते थे तो आपको फाइन पे करना पड़ता था। अब यही काम ऑटोमेटिक हो गया, ये प्रोसेस बिल पेमेंट का। अब मैं घर बैठी मेरे कंप्यूटर पे अगर मुझे रात को 10 बजे भी याद आया आज लास्ट डेट है पेमेंट करने की, 10 बजे खोला और उसका तुरंत पेमेंट कर दिया, तो आपको कोई एक्स्ट्रा फाइन पे करने की जरूरत नहीं। अपन मैनेजमेंट को बताएंगे कि हमें फाइन भी पे करने की जरूरत नहीं है जो डिले की वजह से होता था। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑडिट एंड द लॉस, ऑडिट की कॉस्ट भी कम आएगी आपकी। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपने जल्दी पेमेंट किया तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेंगे। डुप्लीकेट पेमेंट, दो बार पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कर दिया तो मेरा सिस्टम हमेशा दिखाएगा आप इस चीज का पेमेंट कर चुके हैं। वेस्टेजेस कम, अकाउंट्स रिसीवेबल फास्टर, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, उससे आपकी रेवेन्यू ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, कस्टमर्स को अच्छा सर्व कर सकते हैं, डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। बच्चे डिसीजन कैसे ले रहे हो? अच्छे हैं। कल ही पड़ी थी टेक्नोलॉजी, एआई, एआई के हेल्प से हम देखेंगे। तो मुझे समझ में आएगा कौन सा बिजनेस कहाँ अच्छा चल रहा है, कहाँ खराब, तो बेटर डिसीजन अपन आराम से ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो अपन मैनेजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ पैसा बच रहा है वो फायदा नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे इससे मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ रही है। कैसे बताओगे? आप एक तो बताओगे पैसा बच रहा है, पैसा मतलब मैन पावर कम, पेपर कम, स्पेस कम, फिक्सचर्स कम। मैन पावर कम तो नए लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, पुराने वो काम कर देंगे, नया काम कर देंगे। आपकी स्पेस कम लग रही है क्योंकि फाइल्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। फाइल्स आपको नहीं देने पड़ेंगे लेट पेमेंट की वजह से, जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। वेस्ट कम, अकाउंट्स रिसीवेबल ज्यादा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को हैंडल कर पा रहे हैं, अमेज़न है ज्यादा वॉल्यूम को हैंडल कर पा रहा है तो रेवेन्यू ज्यादा और प्रॉफिट ज्यादा। कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ सीआरएम, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं और डिसीजंस अच्छे ले पा रहे हो क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल। अब उसको बता दिया मैंने, फिर उसके बाद आरओआई कैलकुलेट करने के बाद डेवलपिंग द बीपीए, उन्होंने बजट पास कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? आप बीपीए को डेवलप कर दो। जब अब स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैनेजमेंट अप्रूवल दे दिया, जो भी मुझे चाहिए था कंसल्टेंट को, डेवलपर्स को, अब वो लोग सब मिलकर बीपीए को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब भी डेवलप कर रहे हो तो वो ऐसे डेवलप करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो आप अचीव कर पा रहे हो। लास्ट स्टेप है दैट इज टेस्टिंग द बीपीए। अब अच्छा डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट करना जरूरी है, हाँ या ना? क्यों क्यों टेस्ट करते हैं? इसके लिए एक लाइन लिख लो टेस्टिंग के अंदर, एक लाइन लिख लो नोट्स में ही, टू नो, टू नो whether it is working, to know whether it is working as per expectation or not, know whether it is working as per expectation or not, comma, if not, then don't implement, not, then don't implement. टेस्टिंग का बीपीए, यहाँ पे जो भी आपने बनाया उसको टेस्ट करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, एक्चुअल यूज में लेने से पहले। टेस्टिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है, इटरेटिव मतलब बच्चे
बार-बार चलता रहता है। एक बार टेस्ट किया फिर दोबारा टेस्ट, दोबारा चलता ही रहेगा। टेस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि जो एरर्स आ रही हैं वो सब हट जाएँ एक्चुअल यूज़ से पहले। टेस्टिंग करने के कुछ फ़ायदे मिले। अलाउ टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड रिमूव एरर्स प्रायर टू ऑफिशियल लॉन्च ऑफ सॉल्यूशन। ऑफिशियल लॉन्च से पहले एक्चुअल कस्टमर को देने से पहले अगर टेस्टिंग करें तो एरर्स हटा सकते हैं और उसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग अडॉप्ट कर लेंगे स्टाफ जो है जो रेजिस्टेंस है। देखो नया प्रोसेस बना, जैसे बिल बनाने का इनवॉइस का प्रोसेस बना। इनवॉइस अब बारकोड रीडर से इनवॉइस बनता है, पहले हाथ से बिल बनाया जाता। मैंने किसी स्टाफ को कहा कि आप बिल बना दो, तो उसने कहा मैं तो बारकोड से नहीं बनाऊंगा, मैं तो हाथ से बनाऊंगा क्योंकि इतने सालों से 15 सालों से मैं तो हाथ से बना रहा हूँ। वो रेजिस्टेंस थे, वो नए चेंजेस पे नहीं जा रहे। मैंने कहा ठीक है तुम हाथ से बिल बना लो, पर तुम इसके ऊपर चलाकर देखो ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसने बिल हाथ से बनाया पर वही चीज कंप्यूटर पे चलाई, उसमें गलती थी, उसको दोबारा ठीक किया, दोबारा ठीक किया, दोबारा ठीक किया। उसी चीज को आप बार-बार चलाओगे तो जो आपकी रेजिस्टेंसी थी वो खत्म हो जाएगी, उसके लिए आप फेमिलियर हो जाओगे। और जो टेस्टिंग की उसका अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो बाद में अगर कोई बंदा आएगा तो उसको अपन ट्रेनिंग आराम से दे सकते हैं कि अगर ये एरर आए तो अपन को इस एरर को ऐसे कर ठीक करना है, ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग करते हो तो उसके क्या-क्या फायदे आपको मिले? एरर्स हटा सकते हैं, लोग फेमिलियर हो जाएँगे, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी एंड अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दे सकते। तो क्या-क्या अपन ने इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स पढ़े? पहला स्टेप क्या है? Define why you plan to implement BPA, then understand the rules and regulation, फिर document the process, फिर goals and objectives, फिर engage the consultant, calculate ROI, developing and testing the। आज इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर। ये आप लोग टेस्ट के बाद वाली क्लास के लिए लर्न करके आए। अब क्या पढ़ाना था? XBRL। क्या पढ़ाना है XBRL में बोलो? फंडामेंटल ऑफ XBRL। फंडामेंटल में ये पढ़ते देखते हैं, सेम है, दोनों मिक्स करके नहीं करते। XBRL is an extensible business reporting language, is a freely available and global standard for exchanging business information। फ्री अवेलेबल है, कोई भी काम में ले सकता है इसको। ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब पूरी दुनिया के कॉमन स्टैंडर्ड इसमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस में रिपोर्ट तैयार करने के लिए लैंग्वेज आई है। XBRL allows the expression of semantic meaning commonly required in business reporting। या सिमेंटिक मीनिंग मतलब कुछ वर्ड्स जो कॉमनली बिजनेस में काम में लेते हो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। XBRL जो है ये लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किस पे बेस्ड है? XML पे बेस्ड है। इसमें XML के ही सिंटेक्स काम में लिए जाते हैं। इसके एक दो नाम याद कर लो, उसका स्कीमा, उसके लिंक काम में लिए जाते हैं। XBRL का मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L को डिफाइन करना इसका काम है। तो डेवलप एंड पब्लिश किसने किया? XBRL इंटरनेशनल इंक ने इसको डेवलप एंड पब्लिश किया। अब ये XBRL होता क्या है? इज एन ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग। ओपन कोई भी काम में ले सकते हो, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में काम में लिया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग। अगर आप डिजिटल वे में बिजनेस की रिपोर्टिंग भेजना चाहते हो, लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए ओपन स्टैंडर्ड है। मैनेज है, कौन मैनेज करता है? ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम, दैट इज XBRL इंटरनेशनल, इसको मैनेज करता है। ये एक लैंग्वेज है, XBRL इज अ लैंग्वेज। बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन है मतलब। XBRL is a language in which reporting terms can be authoritatively defined। रिपोर्टिंग टर्म्स को यहाँ डिफाइन किया गया, मतलब मैंने कह दिया डेटर्स, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल का नाम आज से क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। तो यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग टर्म्स जो थी उनको आपने डिफाइन कर रखा है। Those terms can then be used to uniquely represent the content of financial statements or other kind of compliance, performance and business reports। ये लाइन छोड़ दो। XBRL lets reporting information move between organization rapidly, accurately and digitally। XBRL क्योंकि सबका कॉमन स्टैंडर्ड है, तो आराम से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट भेज भी सकते हो,
एक्यूरेटली एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट्स ट्रांसफर करी जा सकती। आपसे व्हाट इज एक्सबीआरएल पूछा जाए तो फंडामेंटल्स और व्हाट इज के मिलाकर अपन पूरी एक डेफिनेशन अच्छी सी तैयार कर सकते। और ये भी पढ़ाना है क्या वो क्या करता है। व्हाट डज एक्सबीआरएल डू? एक्सबीआरएल मेक्स रिपोर्टिंग मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट। इससे रिपोर्ट्स ज्यादा एक्यूरेट ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। यहाँ यूनिक टैग्स लगते हैं सबके साथ। इससे क्या हुआ, तो बंदा रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है वो इस कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिश करेगा कि कोई भी कंज्यूम करो आप एक्यूरेटली कंज्यूम कर रहे हो। जो बंदा कंज्यूम कर रहा है वो पहले टेस्ट करके देखेगा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, और कोई मिस्टेक आ रही है उसको वो देख लेगा ये मिस्टेक आ रही है। जो बंदा यूज में ले रहा है उस इंफॉर्मेशन को वो खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज में लेगा। अगर मुझे चाइनीज लैंग्वेज में यूज में लेना है तो मैं चाइनीज में लूंगी, इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश में लूंगी। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग करेंसी जो आपको बेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज में लेंगे। पीपल जो कंज्यूम कर रहा है इंफॉर्मेशन को वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कंज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो प्री डिफाइंड डेफिनेशन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है कि बिल्स रिसीवेबल्स डेटर्स सन्डी डेटर्स का नाम अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये स्टैंडर्ड कहता है। तो यहाँ पे मैं मानकर चल रही हूँ कि अगर आप मेरे को अकाउंट्स रिसीवेबल लिखकर दे रहे हो वर्ड, तो मतलब वो जो वर्ड है वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं अपने मन से कोई भी नाम नहीं लिख दिया। वहां मेंशन्ड है सब जगह पूरी दुनिया में आपका अकाउंट्स रिसीवेबल ही नाम काम में लिया जाएगा। तो मुझे पता है कि ये जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है सही आ रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और कुछ